हेलो स्टूडेंट्स, चलो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। देखो 11 कॉमर्स में आने के बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट होता है वो सभी बच्चे के लिए एकदम न्यू होता है, क्योंकि देखो 10th तक इसका कोई बेस नहीं होता है। लेकिन हर वो स्टूडेंट जो या तो इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है या पैसों की कमी की वजह से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो एक बार अगर इस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को लेकर उसके मन में डर बैठ गया, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि देखो जिंदगी भर के लिए उस बच्चे के मन में उस सब्जेक्ट का एक डर बना ही रहता है। तो अगर ऐसी कुछ बात है कि पैसों की कमी की वजह से आप क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 11 कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसकी एकदम ब्रांड न्यू सीरीज लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर काफ़ी क्रिएटिव तरीके से और सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। देखो अगर आप क्लासेसों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन तो जरूर मिलेगी। तो मैं बोलता हूँ आप लोग नोटबुक उठाओ और पेन उठाओ और मेरे यूट्यूब लेक्चर्स के साथ स्टार्ट करो। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आप एक बार मेरा लेक्चर पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखो, एक बार के वॉच में ही आपको हर चैप्टर पर बहुत ही स्ट्रांग होल्ड आने वाला है। ओके, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो मैंने तुम्हारे लिए जो कंटेंट क्रिएट किया है, सबसे पहले तो मैं तुम सभी को मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा तुम लोगों को कि जैसा तुमको कुछ नहीं आता है, एक 10th पास आउट स्टूडेंट जिसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो एकदम स्क्रैच से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये है तुम्हारी 11 कॉमर्स की बुक कीपिंग की। ठीक है, मैं तुम सभी को ये एडवाइस करूँगा कि जब तुम्हारे एडमिशन्स कंफर्म हो जाए, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी 12th में है लेकिन उनके 11 के फंडामेंटल्स अभी भी वीक है और 12th बोर्ड को लेके तुम्हें डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर्स देख लेना, काफ़ी कम आवर्स में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तुमको करना है, गवर्नमेंट की जो बुक्स है वो ले लेनी है, क्योंकि फंडामेंटल्स और जो बेसिक्स है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से विद एग्जांपल एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर भी मेरे भी कुछ नोट्स होंगे, मैं तुम्हारे साथ बाद में उसको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे और स्टार्ट करते हैं। देख लो, ये रही तुम्हारी 11 कॉमर्स की बुक और ये है तुम्हारा इंडेक्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एकदम न्यू है उन्हें अभी ये सिर्फ एक हेडिंग्स लग रही होगी, इनका मीनिंग क्या है। जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर वाइज आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तुमको इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा होल्ड आ जाएगा। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, और ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बट ऑब्वियस नाम यही होना चाहिए, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का तुम्हारा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका तुम्हें नाम का तो मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एकदम डिटेल में मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, नोटबुक लेके बैठो, अगर धीरे धीरे पॉइंट्स नोट भी करते जाओगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट की बुक उठा के इसका चैप्टर नंबर 1 तुम खुद भी फिर पढ़ सकते हो एंड डायरेक्ट इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या है ये, चलो डिटेल में समझते हैं। पहले एकदम बेसिक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब छोड़ो। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो एक हेडिंग दिया है, स्टार्टिंग में कुछ लिखा है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक छोटी सी बात, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट जब हम करेंगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना है। देखो कॉमर्स ये बिजनेस वाले लाइन में यूज होता है। ठीक है, जब भी तुम कॉमर्स की बात करोगे मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस से इन्वॉल्व है, तो बिजनेस में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ये तुमको ध्यान देना है। अभी तुम तुम्हारे स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, देखो एक बिजनेस होता है, जो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, तुमको पता है, सामान आ रहा है, खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, लोगों से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बहुत सारे तरीके के बिल होते हैं, इनवॉइस होते हैं। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड ही हम जो कुछ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने वाले वो सब तुम्हारे सब्जेक्ट में। एक बार तुम्हारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो तुमको बुक कीपिंग सब्जेक्ट पे इतना अच्छा होल्ड आ जाएगा और बिजनेस की भी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले ये देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बिल हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे घर में जब घर पूरा बिखरा हुआ होता है ये उस तरीके से, लेकिन यहीं पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो इन्हीं बिल्स को जब हमने सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, मतलब एक बिजनेस जो पूरा मैस है, और अगर उसी बिजनेस को तुम सिस्टमैटिक तरीके से रखने लगो तो बताओ बिजनेस अच्छे से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं।
तुमको भी जो ओनर है जो बिजनेस चला रहा है उसको भी बिजनेस चलाने में मजा आएगा कि नहीं। जैसे तुम्हारी मम्मी होती है, घर अगर तुम्हारा मैस पड़ा हुआ है तो मम्मी खुद इरिटेट होती है। वैसे ही जब बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन है, जब तुम उनको सिस्टमेटिक तरीके से चलाने लगोगे, ठीक है, तो उसको करने में ये बुक कीपिंग सब्जेक्ट तुम्हारा हेल्प करता है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ ये तुम्हारी बिजनेस की लैंग्वेज होती है। लेट्स से दो बिजनेस है, ठीक है, अभी दो बिजनेस को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए बुक कीपिंग सब्जेक्ट की हेल्प ली जाती है। मतलब उस बिजनेस में जो बुक्स बनाए जाते हैं उसकी हेल्प ली जाती है। अब जैसे कि हम दो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए आप लोग किसी लैंग्वेज का यूज करते हो कि नहीं, तभी एक दो लोगों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है हमें समझ में आता है। वैसे ही कौन सा बिजनेस बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसमें प्रॉफिट हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है, ये सब हमको सिर्फ बिजनेस का मॉडल या उसकी बिल्डिंग देख के, उसका बिजनेस देख के नहीं समझ में आता है। हमको उस बिजनेस के बुक्स देखना, मतलब उसके हिसाब किताब देख के समझ में आता है। भले कोई बिजनेस है वो एक बिल्डिंग के छोटे से फ्लैट से ऑपरेट हो रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो छोटा ही बिजनेस है, वो भी करोड़ों का टर्नओवर या करोड़ों का बिजनेस कर सकता है। एक बिजनेस बहुत बड़ी बिल्डिंग में है लेकिन वो भी लॉस में चल सकता है, लेकिन ये तुमको पता कैसे चलेगा? सिर्फ वो स्ट्रक्चर देख के नहीं पता चलेगा, तुम्हें ये पता चलता है उसकी बुक्स देखकर। तो बुक्स देखकर पता चलेगा, तो उन बुक्स को हमें सिस्टमेटिक तरीके से बनाना होता है, ठीक है। जैसे आज तक तुम स्कूल्स में रफ बुक भी बनाते आए हो और फेयर बुक भी बनाते आए हो, ठीक है। फेयर बुक तुम्हारे हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज और सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से होती थी ना, और टीचर्स को दिखा के हम उस पर वेरी गुड वगैरह लेते थे। वैसे रफ बुक होती है, उसमें हम किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी आया हमने लिख दिया, ऐसा होता था। तो जो अच्छी बुक लगती थी वो हमको पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी लगती थी। टीचर्स भी हमारी कभी रफ बुक नहीं देखते था, मेरा हमेशा फेयर बुक देखते, और जिस स्टूडेंट की फेयर बुक ज़्यादा अच्छी होती थी, ठीक है, स्टूडेंट्स उस बच्चे को उतना एडमायर करते। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चा कितना स्किलफुल है ये उससे पता चलता था। वैसे ही हम यहाँ पे बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, और जब हमारी बुक्स अच्छे से अपडेटेड होती है तो वो बिजनेस के बारे में बताती है, मतलब वो बिजनेस की लैंग्वेज हो जाती है। हम एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अपने बुक्स के थ्रू फिर बातें कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात इसमें बताना चाहूँगा। समझो हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे बुक्स बनाने सीख गए, और वो फंडामेंटल पूरे दुनिया में फॉलो होता है। मतलब अगर इंडिया के किसी बिजनेस के हमने बुक्स बनाए, और समझो जापान में कोई बिजनेस है वहां पर भी बैठ के किसी ने बुक्स बनाए, वो भी वो रूल फॉलो कर रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो भले उसको हमारे बुक्स पढ़ने हो या हमको उसके बुक्स पढ़ने हो, हमें समझ में आ जाएगी अभी कि नहीं। अगर समझो वो अपने जापानीज तरीके से बना रहा है और हम अपने इंडिया के तरीके से बना रहे हो, दोनों एक दूसरे के बुक्स भी लेके बैठेंगे तो उनको समझेगा नहीं, ठीक है। तो बिजनेस की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं वैसे यहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सीखना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है ये तुमको एक लाइन में याद रखना है स्टार्टिंग में, कि ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है, ओके। अभी ये सीखना कैसे है, ये यहाँ पे देखो। अभी देखो एक ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो कोई हार्ड ड्राइव तो नहीं, जैसे कंप्यूटर को सारी चीज़ें याद रहे, आजकल तो तुम अभी एआई यूज़ करते हो, ओके, एआई को सारी चीज़ें याद रहती है। लेकिन एक छोटा सा बिजनेस इमेजिन करो, जैसे समझो तुमने ही एक शूज़ का बिजनेस चालू किया, ठीक है। अब बिजनेस चालू किया मतलब तुमको देखो जूते बनवाने हैं या तो खरीदने हैं, बेचने हैं, कस्टमर से पैसा लेना है, जिससे बनवाया उसको पैसा देना है, बैंक में पैसा जमा करना है, कैश पड़े हुए, बिल्स पड़े हुए, देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तुमने बिजनेस चालू किया, कस्टमर का एक वेटिंग पीरियड होता है, कितने कस्टमर्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं, अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस नहीं है भाड़े पे है तो तुमको रेंट देना पड़ेगा, सप्लायर को पैसा देना है, नए जूते मार्केट में लॉन्च करने हैं, ठीक है, कई अलग अलग डेडलाइंस है, बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, ये चीज़ें भी अगर तुमको ध्यान रखने। एक बात बताओ, अगर तुम इसको लिख के नहीं रखोगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो तुम्हें पता है 2-4 दिन पहले कितने पैसे आए या क्या क्या ट्रांजेक्शन, हमको सब कुछ याद तो नहीं रहने वाला है। तो बिजनेस में हर चीज़ को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चले, जैसे कि यहाँ पे एक बिजनेस जिसकी प्रॉब्लम है कि हम कुछ चीज़ अच्छे से रख नहीं रहे हैं, अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने लगे, जैसे कि देखो ये बुक दिख रही है यहाँ पे, तो अच्छा हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं किसी दिन बिजनेस पे नहीं हूँ, अगर मेरी जगह पे मेरे पेरेंट्स आके बैठते या मेरा कोई बिजनेस पार्टनर आके बैठता, तो उसको भी तो समझेगा ना, ठीक है। तो बिजनेस की जो प्रॉब्लम होती है ना कि सारे ट्रांजेक्शन हम याद नहीं कर सकते, तो हम उनको लिख लेंगे ना। और लिखने का जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कॉलमनर वे में, कौन सी चीज़ यहाँ पे लिखनी है कौन सी वहाँ पे लिखनी है, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। तो ज़रा नीचे की लाइन पढ़ो, ठीक है। इमेजिन रनिंग अ कस्टम
Sneaker store, you sell to 10 friends, buy materials from 5 suppliers and pay rent. Who owes your money? Who do you owe? It is impossible to remember every transaction without a system. Business is not chaos. ठीक है, सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, उसको हम लिखा करेंगे। 1 भी रुपया आया लिख लो, 5 रुपए गए लिख लो, ठीक है, तो बिजनेस चलेगा। आई होप हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्यों करने वाले समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि हर चीज मिक्स नहीं करनी, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स बनानी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे सिलेबस वाइज चलते कि बुक कीपिंग के 2 पार्ट है, ठीक है, एक था देखो बुक कीपिंग और दूसरा था अकाउंटेंसी। सबसे पहले हम बुक कीपिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जब बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, एक्चुअली उसके बाद अकाउंटेंसी याद है। एक शॉर्ट में बताओ, बुक कीपिंग छोटा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंसी बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिना बुक कीपिंग के अकाउंटेंसी नहीं कर सकते। तो बुक कीपिंग बुक कीपिंग बुक कीपिंग में बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने एक इमेज बनी हुई है, ध्यान से देखोगे। पहले डेफिनेशन पढ़ ले। J.R. बाटली बॉय एक पर्सन है जिसने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी हुई है। देखो क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बिजनेस डीलिंग्स मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स, किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है। मेरे साथ साथ याद करते जाओ। बिजनेस तुमको थोड़ा थोड़ा समझ गया है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अभी हमको क्या करना है बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग बुक्स हमें बनाने हैं, अच्छे तरीके से बनाने। तो डेफिनेशन क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स मतलब कई सारी बुक्स होती है। जैसे हमारी 6 सब्जेक्ट होते थे तो हमारी 6 अलग अलग बुक्स होती थी, ऐसे यहाँ पर भी कई तरीके की बुक्स होते हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बुक कीपिंग क्या, ये एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक तरीका है, सिस्टमैटिकली हम लिखेंगे, हर चीज तरीके से लिखेंगे, किधर भी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये तुमको एमसीक्यूज में आ सकता है। बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, बिजनेस डीलिंग्स मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन, इन अ सेट ऑफ बुक्स मतलब जो बुक्स का पूरा सेट है उसमें लिखना है, ठीक है। ये किसने बोला है, J.R. बाटली बॉय, ठीक है, ये नाम याद रखना, ये भी तुमको एमसीक्यूज में आता है। ये उन सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो एकदम न्यू है इस सब्जेक्ट के लिए, 10 पास आउट किया, पहली बार इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो और तुम्हें नहीं समझ में आया, तो बस जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ समझो, डेफिनेटली ये समझेगा। एक और डेफिनेशन है, अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो देखो क्या है, ये भी तुम लिख सकते हो। अगर एग्जाम में तुमको 1 वर्ड में पूछा जाए, कोई भी पेरेंट्स भी पूछे या कोई, बुक कीपिंग क्या होता है तो तुम बता सकते हो, इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड है, ये वर्ड देख रहे हो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, हर बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन जो पैसों से रिलेटेड होगा उसको तुमको रिकॉर्ड करना है और डे टू डे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखो दिख रहा है, एक थोड़ी ऐसी चक्की सी बनी हुई है और यहाँ पे देखो डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। सारे बिल से एक जगह पे डंप करो और उसमें से एक एक बिल सिस्टमेटिकली 10 तारीख के कौन से, 11 तारीख के कौन से, 12 तारीख के कौन से, ठीक है, दिन के हिसाब से रिकॉर्ड करो। तो जो कोई इसको रिफर करेगा, ठीक है, उसको रिफर करने में बुक्स को बहुत आसानी होगी। तो बस हमें यही करना है। तो देखो जब तुम बुक कीपिंग बनाना सीख जाते हो, आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, मतलब फ्यूचर में पैसे कमाने, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद तुम एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। और तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको इन बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से एज पर रूल बनाने आता है। तो अगर तुम भी इस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम भी फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, किसी भी कंपनी में एक बहुत टॉप नॉच के अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, ठीक है। तो बस वही तरीका से सीखना है। अभी तो जस्ट हमारी स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे ये सब्जेक्ट 11th-12th का जब पूरा खत्म होगा, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 11th-12th में तुम इस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाओगे। और ये बेसिक्स अगर तुमको आएगा तो कंपनीज में भी लोग आज भी यही बेसिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये डेफिनेशंस तुमको क्लियर होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा, सर लेकिन ये बुक्स बनाना क्यों है, ओनर है याद भी रख सकता है या अपने तरीके से लिख सकता है ना, नहीं, लेकिन देखो बुक्स हमको बनाना क्यों है, इस बुक्स की कुछ लोगों को जरूरत होती है। एक बिजनेस होता है, बिजनेस अपने बुक्स बना रहा है, तो देखो बुक्स बनाने के बाद उसको ये पता चलता है कि मुझे, समझो एक ओनर है, उसने अपने बुक्स बनाए, उसको ये पता चलेगा, उसने 1 महीना अच्छे से बिजनेस किया तो 1 महीने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये कितना लॉस हुआ, उसका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब उसको कैसे याद रखेगा तो नहीं पता चलेगा ना, लेकिन बुक्स में लिखा है उसने
कि मेरा आज 10,000 का माल सेल हुआ है लेकिन मेरा 12,000 रुपये खर्चा हो गया है, तो 2,000 का लॉस है। अगर ऐसा हर महीने चलेगा तो कुछ टाइम बाद हम डिसीजन ले सकते हैं ना कि बिजनेस बंद करना चाहिए। अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये सब भी हमको उससे पता चलता है। तो तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो कौन लोग होते हैं जिन लोगों को बुक्स, ठीक है, जिन लोगों को बुक्स रिफर करनी होती है। ओके, तो ये देखो, हु नीड्स बुक कीपिंग। तो देखो पहला है यहाँ पे, सबसे पहले तो ओनर। ओनर को बुक्स की जरूरत क्या है? अगर बिजनेस के बुक सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हैं तो वो उस बिजनेस को देख के ये पता कर लेता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और आज मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। इससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है बिजनेस बढ़ाना है कि बंद कर देना है। ओके, अब दूसरा गवर्नमेंट। इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्स भी आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी अगर तुम जाके बोल दोगे कि अरे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, गवर्नमेंट तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। गवर्नमेंट तुमको बोलेगी हमें बस तुम्हारी बुक्स दिखाओ। इसीलिए बुक्स को अच्छे तरीके से बनानी होती है, ठीक है, एज पर रूल बनानी होती है। तो देखो गवर्नमेंट बुक्स क्यों यूज करती है? व्हाट इज द एग्जैक्ट टैक्स और लाइबिलिटी, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब पता करने के लिए, ठीक है। अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो उस पर जीएसटी होगी, अगर हमारी इनकम हुई है तो उस पर इनकम टैक्स आएगा। ये सब भी कॉन्सेप्ट हम काफ़ी डीप में आगे पढ़ेंगे। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। दो लोग, पहला ओनर कवर हुआ, दूसरा गवर्नमेंट कवर हुआ। अभी तीसरा जरा यहाँ पे आते थे इन्वेस्टर्स एंड लैंडर्स। इन्वेस्टर्स और लैंडर्स कौन होते हैं? देखो समझो मुझे एक बिजनेस चालू करना था, 50 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे खुद के 10 लाख रुपए थे, तो अभी भी 40 लाख रुपए की कमी है। अब 40 लाख या तो मैं मेरे रिलेटिव से या घर वालों से किसी से ले लूँ, या तो मैं बाहर वालों से ले लूँ। आजकल तो तुम सभी टीवी वगैरह देखते हो तो तुम्हें पता, देखो शार्क टैंक में काफ़ी नए बिजनेस, ठीक है, पैसे मांगने जाते हैं कि नहीं जाते? तो वहाँ पे वो शार्क टैंक्स वहाँ पे इन्वेस्ट करते, क्यों? उन लोगों के पास पैसे नहीं है, उनको बिजनेस बढ़ाना है, तो वो लोग वहाँ पे पैसे देते हैं। तो शार्क टैंक क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली दो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स और एक होता है लैंडर्स। लैंडर्स मतलब जो पैसे उधारी पे देते हैं। इन्वेस्टर मतलब देखो खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अभी मैंने, समझो तुम लोगों ने कोई बिजनेस चालू किया, ओके, और मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बिजनेस में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब मैंने इन्वेस्ट किए हैं, मुझे पता है कि देखो अगर बिजनेस आगे बढ़ेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन मैंने इन्वेस्ट तुम्हारे भरोसे पे किया था, लेकिन अगर वो बिजनेस डूब गया, मेरे भी पैसे डूब गए, ठीक है। लेकिन लैंडर्स कौन होते हैं? उनको प्रॉफिट वगैरह से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ 40 लाख की मदद करेंगे। समझो मैं बैंक हूँ, ज़्यादातर बैंक्स पैसा लैंड करते हैं। मैं बैंक हूँ, तुम लोग मेरे पास लोन लेने आए, मैंने तुमको 40 लाख रुपए दिया, मैंने तुमको ये बोला तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, बिजनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पैसे पे मुझे बस इंटरेस्ट देते जाना, ब्याज देते जाना, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स और लैंडर्स में ये फर्क होता है। ये कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, मोस्टली जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनको 10th के पहले इतना क्लैरिटी नहीं पता होती, काफ़ी बच्चों को ये दोनों वर्ड सेम लगते हैं। तो इन्वेस्टर्स और लैंडर्स में फ़र्क पता चला। अब इन लोगों को बुक्स की ज़रूरत क्या क्यों होती है? इन्वेस्टर्स बुक्स को देख के पता करते हैं कि हमको इस बिजनेस में पैसा लगाना कि नहीं, पैसा लगाना है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे, देखो किसी बिजनेस में मैं पैसा लगाने चाहता हूँ और मैंने उसकी बुक्स देखी, मतलब बुक्स, उस बिजनेस की पोजीशन देख रहा हूँ, क्या रही ये तो बिजनेस पहले से ही लॉस में, तो बताओ मुझे बुक्स देख के समझ गया ना। लेकिन अगर मैं ओनर की सिर्फ बात सुनूंगा, ओनर तो बोलेगा ना अरे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये वो, शार्क टैंक में तुम लोगों ने देखा है ना। लेकिन वहां पर भी उन लोगों को समझ में आता है ना कि इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और भले देखो कभी कभी वो लोग वहाँ पे हाँ बोल देते कि ठीक है हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन वो लोग जाके उस बिजनेस की बुक्स रियल में चेक करते, क्योंकि उस समय तो जस्ट ऑन स्क्रीन पे उतना दिख रहा है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो चेक करते हैं, क्या बुक्स चेक करते हैं, जो बुक कीपिंग हर बिजनेस की होती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसमें पैसा लगाना कि नहीं लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और लैंडर्स क्यों देखते हैं? हमें इस बिजनेस को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या पता लोन देने के बाद हमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं मिला तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो ये लोग भी हर साल जो बिजनेस के बुक्स बनते हैं उनको ध्यान से देखते रहते हैं। और लास्ट में देखो मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट वो होता है, देखो मैनेजमेंट एक टीम होती है जो बिजनेस को मिल के चलाते हैं, ओनर्स के साथ भी, कभी कभी ओनर भी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, या फिर मैनेजमेंट की एक टीम सेपरेट होती है। 11 कॉमर्स में तुम्हारा एक सेपरेट सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेज, OCM करके, ठीक है। उसमें तुम डीपली इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो देखो मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट वो पार्ट है बिजनेस का जिसको बुक्स की हेल्प लगती है, ठीक है। हाउ डू वी कंट्रोल एक्सपेंसेस एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। मैनेजमेंट हमेशा बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई करते हैं,
तो जब उनके पास फाइनल बुक्स पड़े हुए होते हैं तो वो उन बुक्स को देख के ये डिसाइड करते हैं कि अगले साल का क्या प्लान बनाना है, अगले साल के क्या डिसीजंस बनाने हैं। तो ज़्यादातर ये 4-5 लोग होते हैं जो लोग हर बिजनेस में बनाए हुए बुक्स को यूज करते हैं, ठीक है। दे आर द यूजर्स ऑफ बुक्स। ऐसा तुमको क्वेश्चन एक एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, मैं तुम्हारी बुक से भी तुमको बाद में कवर करा दूंगा, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे चैप्टर 1 का जो गवर्नमेंट है उसका एकदम समराइज्ड वे है, इधर से ही याद हो जाएगा, वहां पे जस्ट तुमको एक बार रीडिंग देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ गई तुमको क्या करना है क्या करना है। अब बुक कीपिंग के बारे में मैं तुमको बता चुका, बुक कीपिंग मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ओके, अब जो सब्जेक्ट का पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसका एकदम सिंपल तरीके से मीनिंग तुम्हारे सामने है। देखो, बुक कीपिंग जो होता है ना, वो तुम्हारे इस बुक्स बनाने का फाउंडेशन होता है, ठीक है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग में तुम फाउंडेशन बना रहे हो, मतलब बुक्स, वो बुक कीपिंग का पार्ट चल रहा है। और उसके ऊपर फिर जो बिल्डिंग बनाने का काम होता है ना, वो तुम्हारा अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। तो तुमको समझ गया, बताओ बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बन सकती है क्या? नहीं। तो अकाउंटेंसी कभी भी बिना बुक कीपिंग के नहीं हो सकता। एक सिंपल लॉजिक है ना, देखो एक सिंपल लॉजिक है, जब तक तुम कोई भी ट्रांजेक्शन बुक्स में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उनको देख के आगे का कैसे सोच सकते हो, ठीक है। कोई चीज रिकॉर्डेड ही नहीं है तो तुम बड़े बड़े डिसीजंस ले पाओगे क्या, बताओ। अभी मैंने तुमको इन्वेस्टर और ये सब वाला एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट का टैक्स वाला एग्जांपल दिया, मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी कि अगले साल बिजनेस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। बुक्स में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है तो कहाँ से डिसीजन कर पाओगे, समझ रहा है ना। तो अब तुमको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, जो स्क्रीन पे लिखा है ये तुम एग्जाम में तुमको मीनिंग पूछे तो वहां पे लिख सकते हो। देखो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज है। बिल्डिंग ऊपर से थोड़ी स्टार्ट होती है, बिल्डिंग फाउंडेशन से बनना चालू होती है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्टेज होती है, और ये जो अकाउंटेंसी है इसको तुम सेकेंडरी बोल सकते हो, ये सेकेंडरी स्टेज होता है। इट इज प्योरली अबाउट डेटा एंट्री, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द डे टू डे एंट्री। बुक कीपिंग मतलब प्योरली डेटा एंट्री, डेटा एंट्री मतलब ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड करो, ट्रांजेक्शन हुआ रिकॉर्ड करो, हर चीज रिकॉर्ड होने, कुछ याद नहीं करना है, सब चीजें फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करनी, ये होता है बुक कीपिंग। कभी भी कोई पूछे बुक कीपिंग क्या है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करना है, डे टू डे, फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को, फोर्थ को, टाइम वाइज, डे वाइज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, एक बार बुक्स हो गए ना, बन गए। अब तुमको इधर एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम एक दिन एक ही बुक लेके गए थे तुम्हारे स्कूल में, तुम रफ बुक ही थी, तुम्हारे पास कोई फेयर बुक नहीं थी, तो उस दिन 6 के 6 अलग अलग टीचर्स ने तुमको पढ़ाया, तो तुम पहले क्या करते हो, रफ बुक में जल्दी जल्दी सब लिख दो, सब रिकॉर्ड करोगे। देखो नहीं रिकॉर्ड करते तो फेयर बुक बनती नहीं, अगर कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं करता बुक तो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले रफ बुक में सब 6 के 6 टीचर्स ने जो पढ़ाया वो तुमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर घर पे जाके क्या करते हो, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर फेयर बुक में रिकॉर्ड करते हो कि नहीं, इंग्लिश का इसमें लिखा, मराठी का इसमें लिखा, हिंदी का उसमें लिखा, ठीक है, मैथ्स इसमें, साइंस इसमें, सबकी अलग अलग बुक बन गई। ऐसे ही अकाउंट्स में होता है, जब सब कुछ तुम लोग एक छोटी सी बुक में समझो रिकॉर्ड कर लेते हो जहाँ पे बुक कीपिंग की, फिर उसकी मदद से अब उसमें समझो तुमने दिन में 10 लोगों से ट्रांजेक्शन किया, 10 अलग अलग लोगों से, अमित, सुमित, अजय, विजय से अलग अलग लोगों से। अभी किसी के साथ पैसा लेना देना भी हुआ है तो तुम क्या करोगे, सबके नाम की एक अलग अलग बुक बनाओगे। अमित की अलग बुक है, सुमित की अलग बुक है, अजय की अलग बुक है, विजय की अलग बुक है। समझ में आ रहे, सबके ट्रांजेक्शन, इससे 10,000 लिया, इससे 20,000 लिया, इसको 30,000 दिए, ये सब जब उनकी सेपरेट बुक में लिखोगे फिर उसके हिसाब से तुम पता लगाओगे, अरे यार इसके पास पैसे बाकी है, ठीक है, इससे लेना है, इसको देना है, अरे ये तो पैसे ही नहीं देगा, बहुत टाइम से नहीं दिया है, इसको 2 साल हो गए इसने पैसे नहीं दिए। ये सब तुमको कहाँ, वो रफ बुक देख के पता नहीं चलेगा, फेयर बुक देख के पता चलता है ना, कौन सा सिलेबस बाकी है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा लिखना बाकी। आई होप क्लियर है। तो देखो अकाउंटेंसी क्या होता है, इसका मीनिंग क्लियर है, इट यूजेस द बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग को यूज करता है। फेयर बुक बनाते तो रफ बुक से ही बनाते ना। इट यूजेस द बुक कीपिंग डेटा टू समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड मेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। बुक कीपिंग को यूज करके हम अकाउंटेंसी की फाइनल बुक्स बनाते, फिर उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते आगे क्या करना है, ठीक है। साल भर के, हमने एक एग्जांपल लेते, बिजनेस साल भर चला, हमने साल भर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए, फिर उसके बेस पे हमने देखे कि अरे यार नेट नेट तो हमको लॉस हो रहा है, ठीक है, साल भर बिजनेस करके कुछ मतलब नहीं है, उल्टा हमारी जेब से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं ना, अरे छोड़ो अभी इसको बंद करते, कुछ दूसरा करते। एकदम छोटे से छोटे बिजनेस और एकदम नॉर्मल तरीके से सोचो, डेफिनेटली समझेगा तुमको।
ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे हिसाब से सबसे इजी सब्जेक्ट है 11th कॉमर्स का। आई होप क्लियर है। बुक कीपिंग इज अ फाउंडेशन और ये सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है, फाउंडेशन के ऊपर का जो कुछ भी है, एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो। बुक कीपिंग स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है फिर उसके बाद का जो भी पार्ट है वो प्योरली अकाउंटेंसी होता है। तो ये है तुम्हारे सब्जेक्ट का मीनिंग। आई होप तुम सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझा, थोड़ा रिवाइंड करो, फिर से सुनो, डेफिनेटली समझ जाएगा। कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भी मैंने जो कुछ तुमको बताया, आधी चीज़ें तो देखो कवर है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये तुमको एग्जाम में है। देखो 10th तक हम जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखते आए हैं, 11th-12th में क्वेश्चन आंसर्स लिखने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो देखो ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करके तुमको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पहला तो ये आता है जो तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो देखो ये क्या है, अब तुमको इधर ही क्लियर हो जाएगा। 5 पॉइंट है, अगर ये एग्जाम में अच्छे से लिख देते हो तो तुमको 5 आउट ऑफ 5 में मार्क्स मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स तो जरूर लिखने हैं। पहला पॉइंट देखो, याद ही हो गया रहेगा तुमको, ये एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज है, बेस है, फाउंडेशन है। और ये क्या है, अकाउंटेंसी सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग ऑलवेज पहले आता है, अकाउंटेंसी ऑलवेज के बाद आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर किसी बिजनेस की हम बात करें, बिजनेस में हैंडल्ड बाय जूनियर स्टाफ। मतलब एक बात बताओ, एक बहुत पढ़ा लिखा बिजनेस में एक बहुत पढ़ा लिखा पर्सन है और एक जस्ट छोटा मोटा अकाउंटेंट, छोटा मोटा पर्सन है जो डेली के ट्रांजेक्शन हैंडल करता है। तो बताओ अकाउंटेंसी कौन करेगा, मतलब डिसीजन मेकिंग किस में होता है, अकाउंटेंसी में होता है। डिसीजन लेने की कैपेसिटी ऑलवेज सीनियर स्टाफ की होती है। तो हमेशा जो बुक कीपिंग है, सिर्फ आया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, ये हमेशा किसी भी बिजनेस में जूनियर स्टाफ करता है। हर बिजनेस में कुछ छोटे लेवल के लोग होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ सीनियर लेवल के होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ याद रखो, किसी भी बिजनेस में जो जूनियर स्टाफ होता है, एकदम नया नया आया हुआ स्टाफ है, वही बुक कीपिंग करता है, ठीक है। सीनियर स्टाफ ऑलवेज अकाउंटेंसी के लेवल, वो डिसीजन मेकिंग के बारे में सोचेगा, वो समराइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा। थर्ड पॉइंट देखो, बुक कीपिंग कौन से बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ये डे टू डे होता है, डेली होगा। किसी भी बिजनेस में ऐसा तो नहीं कि डेली कोई ट्रांजेक्शन है, तो जैसे डेली ट्रांजेक्शन होगा, डे बाय डे रिकॉर्ड करते जाओ, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जस्ट रिकॉर्ड करना है, कुछ भी पैसे वाले ट्रांजेक्शन हो गए। और यहाँ पे कैप्चर्स द इंटायर ईयर समरी। एक छोटी सी चीज तुमको बता देता हूँ जो याद रखना है, मैं बार बार ईयर 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 बोल रहा हूँ। जैसे स्कूल में अभी रफ बुक फेयर बुक तुम्हारा समझ गया, एक स्कूल तुम्हारा कोई भी अकेडमिक ईयर तुम्हारा 1 साल का होता था कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी हर बिजनेस को हम 1 साल के बेसिस पे जज करते हैं कि 1 साल में उसने कैसा बिजनेस किया, 1 साल में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है। 1 साल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। पिछले साल अगर समझो उसको 100 करोड़ का बिजनेस था तो इस साल 100 करोड़ से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस भी 8th में कितने परसेंट थे, 10th में कितने थे, 9th में कैसे थे, ईयर ऑन ईयर जज किया जाता है ना, सेम वहीं पे। तो हमेशा अकाउंटेंसी में 1 साल के बारे में सोचा जाता है कि साल भर में क्या हुआ, और बुक कीपिंग में डे टू डे, डेली बस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, डिसीजन वगैरह का नहीं सोचना है। आउटकम क्या होता है, ठीक है। बुक कीपिंग करने से 2 डिफरेंट तरीके की बुक्स बनती है, नाम याद रखो। इन सब के ऊपर सेपरेट चैप्टर है, अगर मैं तुमको बताऊं तुम्हारे इंडेक्स में सेपरेट चैप्टर है। बुक कीपिंग करने से एक जर्नल नाम की बुक होती है, वो रेडी होती है, और दूसरा लेजर बुक रेडी होती है, ठीक है। क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल्स है, कुछ टर्म ऐसे जिनका मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन इनका मीनिंग आगे आएगा जो हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले, तो ध्यान से समझे जाओ। तो देखो बुक कीपिंग में क्या आता है, जर्नल और लेजर, ठीक है। और अकाउंटेंसी में ऑलवेज आता है रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हमेशा बिजनेस के लास्ट में हम ये पता करते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट मतलब एक सिंपल सी बात, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने तुमको इमेज बताई थी ना, और अकाउंट्स के बारे में भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और ऊपर नाम ही है ना, देखो ये जो A/C है, इसको अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे हमेशा अकाउंट से बनाने वाले हैं आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में। तो देखो अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट एक इम्पॉर्टेंट शीट होती है जिससे हमको ये पता चलता है कि अब हमारे बिजनेस में हर चीज का बैलेंस कितना है, तो उससे हमको पता चलता है हमारे बिजनेस की पोजीशन कितनी है, ठीक है। समझो हमने एक बिजनेस 50 लाख की शॉप से स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने 20 लाख के माल से स्टार्ट किया था। तो हमको हर साल के एंड में पता चल जाएगा कि अभी हमारे 20 लाख के माल में से कितना बचा,
हमारे शॉप का आज वैल्यू क्या बचा, हमारे अकाउंट में जो पैसे थे वो कितने बचे, हर एक चीज़ का बैलेंस एक लास्ट डेट पे चेक किया जाता है, तो उसको एक बैलेंस शीट बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग जो बिजनेस में तुम में से हो उन्होंने जरूर सुना होगा, लेकिन जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट है जिनको बिजनेस का कुछ नॉलेज नहीं है तो उनको शायद ये वर्ड अभी पता नहीं होगा। बट याद देखो, बैलेंस शीट से हमको एक किसी साल के एंड में एक बिजनेस का क्या बैलेंस है वो पता चलता है। तो ये हमेशा अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। तो याद रखो, एमसीक्यू में काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंटेंसी का पार्ट है, जर्नल और लेजर बुक कीपिंग का पार्ट है। एंड लास्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग किसमें होता है बताओ। सेकंड इधर डिस्कस कर लेते हैं, मैनेजमेंट टेक्स क्रिटिकल डिसीजंस। ठीक है, अकाउंटेंसी में मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है एंड मैनेजमेंट कैन नॉट डिसाइड ऑन दिस एंड ऑल। रफ बुक के बेसिस पे तुमको डिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं डिसाइड कर सकते हो, स्कूल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फेयर बुक के बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है, सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड है कि नहीं, या वो बुक्स रिफर करके तुम पास हो पाओगे कि नहीं। ठीक है, कहीं कुछ कमी है तो तुम फिर बाद में उसमें ऐड ऑन कर लेते हो। ठीक है, अगर उतना इनफ नहीं है तो कुछ और चीज़ ले आते हो। आई होप समझ में आ रहा है क्या है। ये 5 पॉइंट ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, इतना भी लिखोगे डेफिनेटली तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और सब्जेक्ट का जस्ट मीनिंग चल रहा है। बट मैं इतना श्योर हूँ, अगर तुमने बहुत ध्यान से सुना होगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग तुमको जरूर आ गया रहेगा। ठीक है।